चलिए हम देखते हैं कि ये ई नोट बटे ओमेगा एल और ये कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी को ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इसको हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन ओमेगा टी माइनस साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, तो कॉस थीटा, तो साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो ये जो कॉस ओमेगा टी है, तो कॉस ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, तो साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, तो आई इक्वल टू ई नोट बटे ओमेगा एल, और माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो चूँकि माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, माइनस को अंदर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन, जैसे साइन माइनस अगर इंटी कराएंगे तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ये साइन ये माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये करंट, ये क्या करंट है। तो करंट और वोल्टेज में अगर हम देखें कि फेज डिफरेंस क्या है, तो इस परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा जो है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज से पाई बाई टू कला कौन सा आगे है। इस परिपथ में धारा यानी प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से पाई बाई टू कला कौन से पीछे, कौन पीछे, प्रत्यावर्ती धारा पीछे, कला कौन से पीछे है, कला कौन से पीछे है यानी पश्चगामी है। तो इसमें अगर हम देखना चाहें कि करंट और वोल्टेज में कौन आगे है, तो वोल्टेज जो है ये आगे है, वोल्टेज ये आगे है, और करंट जो है ये करंट पीछे है। तो करंट क्या है, तो करंट पीछे है इस तरीके से। तो यहाँ करंट पीछे है और वोल्टेज क्या आगे है। इसको हम फेजर डायग्राम में दिखाना चाहें तो करंट जो है यहाँ दिखाएंगे और वोल्टेज जो है यहाँ दिखाएंगे। इंडक्टर का वोल्टेज ऊपर जाएगा और करंट यहाँ जाएगा। इन दोनों के बीच कलांतर कितने का होगा, तो पाई बाई टू का होगा। इंडक्टर का वोल्टेज जो है ये लीड कर रहा है और करंट जो है ये पीछे है। क्योंकि यहाँ वोल्टेज का फेज एंगल ओमेगा टी है और यहाँ करंट का जो फेज एंगल है ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है। तो ये इस तरीके से इसका फेजर डायग्राम हमने देखा। फेजर डायग्राम में वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट लैग्स बिहाइंड्स है। इसी तरीके से हम प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के बारे में अगर हम बात करें तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है, तो शुद्ध धारितीय परिपथ। तो शुद्ध धारितीय परिपथ के बारे में अगर हम बात करें, शुद्ध धारितीय परिपथ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की अगर हम बात करें तो एक ऐसा प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, कैपेसिटर हो यानी संधारित्र हो, उसको हम लोग धारितीय परिपथ कहते हैं। धारितीय परिपथ कहते हैं। एक ऐसा प्रत्यावर्ती परिपथ, एक ऐसा प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें केवल संधारित्र हो, जिसमें केवल संधारित्र हो, शुद्ध धारितीय परिपथ कहलाता है। शुद्ध धारितीय परिपथ, शुद्ध धारितीय परिपथ कहलाता है, शुद्ध धारितीय परिपथ कहलाता है। यानी एक ऐसा अल्टरनेटिंग सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर हो, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट कहलाएगा। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में केवल ये कैपेसिटर आएगा
और इसको हम लोग वोल्टेज सप्लाई अगर देते हैं तो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई कुछ यूँ आएगा। तो इसमें जो वोल्टेज सप्लाई होगा V=V0 साइन ओमेगा टी, और इसमें जो करंट जाएगा ये आ जाएगा। ये कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है ये Vc है, और इसके आसपास का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये Vc है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तो हम लोग इसमें करंट कितना जाता है, इस प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस क्या होगा, इन सब को अगर इन डिटेल से देखें तो हम एक फार्मूला याद किए थे C=Q/V। तो किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है उसमें चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के रेशियो के बराबर होता है। तो Q क्या आ जाएगा CV, और वोल्टेज जो है ये V=V0 साइन ओमेगा टी लिखा जा सकता है। V=V0 साइन ओमेगा टी, तो C V0 साइन ओमेगा टी। तो इसको हम लोग दोनों ओर समाकलित कर देते हैं। दोनों ओर क्या करते हैं, समाकलित करने पर, तो दोनों ओर अवकलित करते हैं, चूँकि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तब करंट आएगा। तो दोनों ओर अवकलित करने पर, जैसे ही अवकलित करेंगे तो d/dt, यानी दोनों ओर डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो d/dt Q का यहाँ भी d/dt लिखेंगे तो किसका, तो C V0 साइन ओमेगा टी। तो ये कितना हो जाएगा, तो dQ/dt, तो ये C V0 बाहर आ जाएगा, तो d/dt ये साइन ओमेगा टी। तो dQ/dt को हम करंट कहते हैं। तो I क्या लिखेंगे, dQ/dt। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, या फ्लो dQ/dt को हम लोग करंट कहते हैं। तो I ये C V0, और साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन कॉस ओमेगा टी होता। साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन कॉस ओमेगा टी होगा, लेकिन यहाँ ओमेगा टी है और रिस्पेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में केवल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ओमेगा एक्स्ट्रा, तो ओमेगा से गुना हो जाएगा। तो ये ओमेगा C V0, ओमेगा C इंटू V0 कॉस ओमेगा टी। अच्छा देखिए वहाँ क्या था कि डिवाइड जो के रूप में, जैसे I=V0/R आया था, दूसरे केस में प्योरली इंडक्टिव सर्किट में I=V0/ω/L आया था। तो यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं है, चूँकि डिवाइड का जो टर्म था वही प्रतिरोध का वैल्यू आता है। तो इसको हम डिवाइड के टर्म में लिखना चाहें तो V0/1 डिवाइडेड बाय ω/C लिख सकते हैं। तो ये कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ जो है ये रेसिस्टेंस के जगह का जो वैल्यू है इसको हम लोग XC से डिनोट करते हैं। तो XC क्या हो जाएगा, 1/ω/C, चूँकि ये प्रतिरोध के जगह का वैल्यू है। तो I=V0/XC, और ये कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ भी देखेंगे करंट कॉस के टर्म में आ गया, और वोल्टेज जो है साइन के फंक्शन में है। तो यहाँ करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस डिसाइड करने में परेशानी होगा। तो पुनः इसको हम साइन के फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो V0/XC = कॉस ओमेगा टी। तो कॉस को साइन के टर्म में लिखते हैं, तो साइन π/2 प्लस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी। तो साइन π/2 प्लस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी को साइन के फंक्शन में हमने लिख दिया। तो ये फंक्शंस आ गया करंट का। तो ये करंट किसका है, तो प्योरली शुद्ध धारितीय परिपथ की धारा है, शुद्ध धारितीय परिपथ की धारा है। अगर इसमें देखेंगे कि करंट और वोल्टेज के बीच कलांतर कितना है, तो लिखेंगे, यहाँ देखेंगे कला जो है π/2 प्लस ओमेगा टी है, और यहाँ जो वोल्टेज है, वोल्टेज का जो कला है यानी ओमेगा टी है। तो दोनों में क्यों लीड कर रहा, तो ये करंट जो है ये लीड कर रहा और वोल्टेज जो है लैग्स है। तो इस परिपथ में करंट π/2 कला कोण से इस परिपथ में करंट π/2 कला कोण से वोल्टेज से आगे है, यानी करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग्स बिहाइंड्स है। वोल्टेज लैग्स बिहाइंड्स भी लिख सकते हैं कि वोल्टेज लैग्स बिहाइंड्स बाय करंट बाय π/2 फेज एंगल।
मतलब यहाँ करंट आगे है और वोल्टेज पीछे है। तो इसके लिए अगर डायग्राम दिखाना हो तो इसको इस तरीके से दिखाएंगे, करंट लीड करेगा और वोल्टेज लेग्स बिहाइंड्स करेगा, वो भी π/2 एंगल से। तो वोल्टेज को VC इस तरीके से दिखाएंगे। तो करंट लीड करता है, तो करंट अगर इस तरीके से हम दिखाएंगे करंट, तो वोल्टेज को है यहाँ से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, वोल्टेज को है यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये इस तरीके से। ये वोल्टेज होगा और ये करंट होगा, क्योंकि जिसका पिक वैल्यू मैक्सिमम पहले होता है वो आगे है और जिसका पिक वैल्यू बाद में आता है वो पीछे है। तो यहाँ वोल्टेज ही पीछे है और करंट आगे है, तो इस तरीके से आएगा, करंट आगे और वोल्टेज पीछे। अच्छा, ये जो XC है इसको बोलते हैं धारितीय परिपथ का प्रतिघात, धारितीय परिपथ का प्रतिघात। तो धारितीय परिपथ का प्रतिघात क्या होता है, इसको अंग्रेजी में लिखते हैं रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट। धारितीय परिपथ का प्रतिघात क्या होता है, तो किसी भी प्योरली सर्किट में यानी शुद्ध प्रेरकीय परिपथ या शुद्ध धारितीय परिपथ में, प्रत्यावर्ती परिपथ में जो कुल अवरोध उत्पन्न होता है उसको प्रतिघात कहते हैं। जैसे शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में जो कुल अवरोध उत्पन्न हुआ था या अवरोध उत्पन्न हुआ, जिसको हम लोग प्रतिबाधा तो टोटल रेसिस्टेंस या हिंड्रेंस है। प्रत्यावर्ती परिपथ में यानी जब शुद्ध धारितीय परिपथ हो या शुद्ध प्रेरकीय परिपथ हो, तो उस समय जो विद्युत धारा प्रवाहित होने में जो अवरोध उत्पन्न हुआ उसी को हमने प्रतिघात कहा है, और प्रतिघात को हमेशा X से डिनोट करते हैं। हाँ, प्रेरकत्व के प्रतिघात के लिए XL लिखते हैं जिसका वैल्यू ω/L आता है, और धारितीय प्रतिघात के लिए ये XC = ये 1/ωc आया। ये क्या है कि शुद्ध धारितीय परिपथ में जो कुल अवरोध उत्पन्न हुआ इसको XC यानी धारितीय प्रतिघात, इसको क्या बोलते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात। तो इस तरीके से हम लोग प्रतिघात देखें। तो अब जो अल्टरनेटिंग सर्किट आएगा वो दो करके कंबाइंड करके आएगा। तो उसमें क्या होता है कि कुल अवरोध किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में, किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में जो कुल अवरोध यानी रुकावट जो उत्पन्न होता है उसको प्रतिघात नहीं कह के प्रतिबाधा कहते हैं, और उसके लिए जो सिंबल आता है वो Z आता है। उसके लिए सिंबल क्या आता है, Z आता है। तो आज एक हम कंबाइंड वाला भी पढ़ते हैं। तो अभी तक हम 3 सर्किट पढ़ चुके हैं, शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ और शुद्ध धारितीय परिपथ। अब हम LR सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। LR सर्किट में क्या होता है कि एक ऐसा परिपथ जिसमें प्रेरकत्व और प्रतिरोध उपस्थित होता है। एक ऐसा प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें क्या होता है, एक ऐसा प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें प्रेरकत्व और प्रतिरोध होता है, LR परिपथ। इसी को LR सर्किट कहते हैं, LR सर्किट कहते हैं। एक ऐसा परिपथ जिसमें केवल एक ऐसा प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें प्रेरकत्व और प्रतिरोध, जिसमें केवल प्रेरकत्व और प्रतिरोध हो LR परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है, LR परिपथ कहलाता है। एक ऐसा प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व और प्रतिरोध हो LR परिपथ कहलाता है। ये मान लीजिए इंडक्टर है और ये मान लेते हैं एक रेसिस्टर है, और इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, तो V = V0 sin ω t।
तो ये L है इंडक्टर और ये रेसिस्टर है R। तो इसके आर पार का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये VL और इसके आर पार का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये VR। ये इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है और ये रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है। इस तरीके से अगर हम फेजर डायग्राम के हेल्प से अगर हम काम लेंगे, अभी तक जो हम अब इसका जो इस परिपथ में जब दो कंबाइन करके या सिंपल मान लीजिए कि AC सर्किट में जब इंडक्टर, रेसिस्टर और कैपेसिटर इन कंबाइन टाइप का आ जाए तो इसका जो कुल अवरोध होता है यानी कुल रुकावट उत्पन्न जो होता है उस कुल प्रतिरोध को हम लोग यहाँ प्रतिबाधा कहते हैं। और प्रतिबाधा के लिए किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में, किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में जो कुल अवरोध उत्पन्न होगा उसको हम प्रतिबाधा कहेंगे और प्रतिबाधा को हम Z से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए प्रतिबाधा निकलेगा कैसे, तो इसके लिए हमको फेजर डायग्राम का हेल्प लेना पड़ेगा। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में क्या होता था कि प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में जिस फेज में करंट जाता था उसी फेज में वोल्टेज भी होता था। लेकिन इंडक्टिव सर्किट में क्या होता था, जिस फेज में करंट था उससे करंट से वोल्टेज π/2 कोण से आगे निकल गया था, करंट से वोल्टेज π/2 कला कोण से आगे निकल गया था। ये उसके फेजर डायग्राम को हमने याद किया। तो फेजर डायग्राम यानी कला कोण चित्र, तो जिस फेज में हम करंट दिखाएंगे, जिस फेज में हम करंट दिखाएंगे उसी फेज में इंडक्टर का रेसिस्टर का वोल्टेज आएगा। क्योंकि इंडक्टर में क्या होता है ना कि करंट और वोल्टेज के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, लेकिन इंडक्टर का जो वोल्टेज है ये π/2 कला कोण से आगे होता है। इंडक्टर का जो वोल्टेज है करंट से π/2 कला कोण से आगे है, तो इसके वोल्टेज को हमने आगे दिखा दिया ये इस तरीके से। तो ये इंडक्टर का वोल्टेज है, ये OA, ये B है। तो देखो ये VR है, मतलब रेसिस्टेंस के अक्रॉस का ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये इंडक्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है ये VL इक्वल टू होता कितना है, तो ये I इंटू XL। जैसे V इक्वल टू IR होता है ना, तो इस इंडक्टिव सर्किट का जो R है वो XL है, इंडक्टिव सर्किट का जो रेसिस्टेंस है वो क्या XL है। और ये जो है रिजल्टेंट वोल्टेज होगा जिसको कि R की जगह यहाँ Z लिखेंगे, क्योंकि इस परिपथ का जो कुल रेसिस्टेंस है उसको R नहीं Z से डिनोट करते हैं, क्योंकि उसके लिए जो सिंबल आता है वो Z आता है। कुल अवरोध को Z से डिनोट करेंगे तो V इक्वल टू IZ। अच्छा देखिए, करंट, नेट करंट तो यहाँ गया लेकिन वोल्टेज यहाँ गया, तो इन करंट और वोल्टेज के बीच इस सर्किट में जो फेज डिफरेंस होगा वो फाई होगा, जिसको हमने फाई से डिनोट किया। तो करंट और वोल्टेज इंडक्टर का, रेसिस्टर का यहाँ है और इंडक्टर का वोल्टेज यहाँ है। रिजल्टेंट वोल्टेज जो यहाँ चला गया, तो इसको हम लोग फेजर डायग्राम बोलते हैं। ये फेजर डायग्राम है किसका है, तो LR सर्किट का है, यानी LR परिपथ का कलाकोण चित्र है। ये क्या है, कलाकोण चित्र है LR सर्किट का। इसके लिए अगर हम देखना चाहें इन ट्रायंगल AOB में, इन ट्रायंगल AOB यानी त्रिभुज AOB में अगर हम देखना चाहें तो ये AB इक्वल टू क्या होगा, ये AB जो है कर्ण है, ये अंडर रूट OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर कर देंगे। तो ये AB क्या है, ये रिजल्टेंट वोल्टेज है V, और OA क्या है, तो OA है ये रेसिस्टर का वोल्टेज है, और ये OB क्या है, तो OB जो है ये इंडक्टर का वोल्टेज है, तो ये VL का स्क्वायर। तो अगर सारे का वैल्यू को रखें तो इसको IZ हम लोग लिख सकते हैं, V इक्वल टू IZ। जैसे IR होता तो IR की जगह IZ, क्योंकि ये पूरा सर्किट के द्वारा जो रेसिस्टेंस होगा वो Z होगा। ये इंडक्टर के क्रॉस का, रेसिस्टर के क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये IR, और इंडक्टर के क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये I इंटू XL इसका स्क्वायर। तो I कॉमन आ जाएगा, तो I कॉमन स्क्वायर सहित कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर सहित कॉमन आएगा तो I सीधा रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। L इंडक्टर के लिए है तो I से I कैंसिल होगा, तो Z इक्वल टू क्या बचेगा, R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ये Z क्या है, तो ये Z जो है LR परिपथ का प्रतिबाधा, LR परिपथ का प्रतिबाधा है।
ये इम्पीडेंस ऑफ एलआर सर्किट है। ये क्या इम्पीडेंस ऑफ एलआर सर्किट है। इसी में एक्सएल को अगर हम लिखना चाहें तो एक्सएल को हम ओमेगा एल लिख सकते हैं। तो जेड इक्वल टू आर का अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। इसी में अगर कोई पूछेगा सर करंट और वोल्टेज के बीच इस सर्किट में फेज डिफरेंस कितना है, तो कलांतर के लिए यानी फोर फेज डिफरेंस की अगर हम बात करें तो उसी त्रिभुज में हम tan फाई लगाते हैं। त्रिभुज AOB में ही हम tan फाई लगाते हैं। तो tan फाई इक्वल क्या होगा OB बटे OA। तो OB बटे OA, तो OB बटे OA, तो OB को हम क्या लिख सकते हैं कि ये वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर VL और ये वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर। तो tan फाई इज इक्वल टू क्या होगा ये I इंटू XL। चूँकि वोल्टेज जो होता है हमेशा I इंटू R विद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। ये इंडक्टर का वोल्टेज है, तो इंडक्टर का जो प्रतिरोध है इसको रिएक्टेंस कहते हैं। तो I इंटू XL और ये R, तो I इंटू R, आई से आई कैंसिल। तो tan फाई इक्वल टू XL बटे R और XL इक्वल टू हम लोग अगर चाहें तो ओमेगा एल लिख सकते हैं। तो tan फाई इक्वल टू ओमेगा एल बटे R। यहाँ से जो फाई आएगा ये फाई इक्वल टू लिख सकते हैं tan इनवर्स ओमेगा एल बटे R। ये फाई जो है कलांतर है करंट और वोल्टेज के बीच। ये किस परिपथ की बात हुई, तो ये LR परिपथ की बात हुई। इसी तरीके से RC परिपथ को भी हम लोग देख सकते हैं कि RC परिपथ क्या है। तो एक एक करके हम सारे परिपथ को पढ़ लेंगे। आज जो हम वीडियो बना रहे थे एक और सर्किट मतलब प्योरली इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट का, तो बीच में थोड़ा सा पावर किसी का फ़ोन आ गया था जिसकी वजह से वो बीच में ब्रेक हो गया। तो छोटा सा वीडियो एक होगा जो 2 सर्किट उसमें होगा, वो भी 2 सर्किट में एक छोटा सा पार्ट बचा ही रह गया था। तो हम इसको पार्ट 1, 2, 3 करके अपलोड कर देंगे। तो थोड़ा सा जो एक पार्ट में थोड़ा सा प्योरली इंडक्टिव सर्किट का वीडियो बचा रह गया था वो दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं LR सर्किट के बाद RC सर्किट की। RC परिपथ, RC सर्किट अंग्रेजी में लिखेंगे तो RC सर्किट और हिंदी में लिखेंगे तो RC परिपथ। तो वैसा प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें प्रतिरोध और संधारित्र हो, जिसमें प्रतिरोध और संधारित्र हो, RC परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता? RC परिपथ कहलाता है। वैसा प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें केवल प्रतिरोध और संधारित्र हो, RC परिपथ कहलाता है। तो ये रेसिस्टर R है और ये कैपेसिटर C है। रेसिस्टर R और ये कैपेसिटर की कैपेसिटी C है और इसमें हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं। तो V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ये इस तरीके से आएगा। इंडक्टर पिछले सर्किट में था, ये रेसिस्टर है। तो रेसिस्टर के क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये VR और कैपेसिटर के क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये VC। इसका फेजर डायग्राम दिखाना चाहें तो जिस फेज में करंट था उसी फेज में वोल्टेज भी था, लेकिन इसमें क्या होता कि जिस फेज में करंट था उससे वोल्टेज π/2 कलाकोण से पीछे चला गया था, इस तरीके से था। तो इन दोनों के हेल्प से हम अब यहाँ फेजर डायग्राम बनाएंगे, कलाकोण चित्र बनाएंगे। प्रतिरोध और संधारित्र यानी रेसिस्टर और कैपेसिटर हो तो RC सर्किट कहलाएगा। तो इसमें हम करंट दिखाते हैं, ये करंट है और वोल्टेज, चूँकि करंट और वोल्टेज रेसिस्टर में सेम फेज है तो जिस फेज में हमने करंट दिखाएंगे उसी फेज में इसका वोल्टेज भी आएगा। इसको हम VR से डिनोट करते हैं। VR मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर, और ये क्या है करंट है। अच्छा, ये कैपेसिटर का वोल्टेज है। तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है ये लेग्स बिहाइंड्स बाय π/2 है। करंट से लेग्स कर रहा था तो करंट से लेग्स कर रहा है। अब इन दोनों के क्रॉस तो देखो ये क्या आएगा, ये VC है
ये VC है, ये इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को हम B मान लें, तो ये जो इस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर है ये कितना हो, जैसे यहाँ V इक्वल टू IR होता है उसी तरीके से यहाँ V इंटू IX आएगा। तो यहाँ जो कैपेसिटिव सर्किट का इम्पीडेंस है, रिएक्टेंस है, तो I इंटू XC लिखेंगे। यहाँ भी अगर V इक्वल टू लिखना चाहें तो IR लिख सकते हैं हम लोग। तो इन दोनों, ये करंट है, यहाँ ये वोल्टेज आता है, करंट और वोल्टेज के बीच कलांतर फाई है, तो नेट करंट इधर और ये फेज डिफरेंस फाई है, तो करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस, तो नेट वोल्टेज कितना होगा, तो V इक्वल टू IR, R की जगह यहाँ Z आएगा, तो Z क्या है, ये इम्पीडेंस ऑफ RC सर्किट है। तो इन ट्रायंगल AOB में अगर हम देखें, इन ट्रायंगल AOB, तो इसमें AB कर्ण का काम करेगा। ये कर्ण पे जो है ये रिजल्टेंट वोल्टेज है, ये AB इक्वल टू अंडर रूट OA का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये कर्ण इक्वल टू क्या होगा, ये V, और OA क्या होगा, तो OA को हम लोग लिख सकते हैं VR का स्क्वायर, OB क्या, तो ये VC का स्क्वायर। तो ये V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अगर V को भी ही छोड़ दें या यहाँ चाहेंगे तो I इंटू R के जगह यहाँ Z लिख सकते हैं, चूँकि इस पूरे परिपथ में जो अवरोध उत्पन्न होगा, यहाँ इसको प्रतिबाधा कहते हैं, उसको Z से डिनोट कर सकते हैं। तो ये IR को हम लोग IR लिख दें और ये I इंटू XC लिख दें, तो I बाहर आ जैसे ही आएगा तो I रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, तो ये V बटे I। तो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है इसी को तो हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, जो प्रतिरोध यहाँ Z के बराबर आएगा, तो R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। XC क्या है, तो XC इज कॉल्ड रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट। XC क्या, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट, ये 1/ओमेगा C होता। तो Z को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा C का स्क्वायर। ये इम्पीडेंस है, यानी RC परिपथ का प्रतिबाधा, RC परिपथ का प्रतिबाधा है। RC परिपथ का प्रतिबाधा अगर लिखना हो तो यही है। इसी को इम्पीडेंस ऑफ RC सर्किट कहते हैं, इम्पीडेंस ऑफ RC सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ RC सर्किट। अगर इसी में फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज पीछे, तो कलांतर की अगर हम बात करें कि इस सर्किट में RC परिपथ में कलांतर कितना होगा, तो हम कलांतर के लिए जब बात करेंगे, फेज डिफरेंस के लिए बात करेंगे, तो 10 फाई लगाएंगे, तो 10 फाई इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी OB बटे OA। तो OB को हम लिखेंगे VC और OA को लिखेंगे VR। तो ये VC कितना होगा, तो VC इक्वल टू लिख सकते हैं I इंटू XC, और VR क्या लिखेंगे, तो IR, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, तो 10 फाई इक्वल टू बचेगा XC अपॉन R। तो XC अपॉन R, तो 10 फाई इज इक्वल टू बचेगा, देखो ये XC क्या, तो XC इक्वल टू ये 1/ओमेगा C, तो 1/ओमेगा C डिवाइडेड बाय, तो 10 फाई इज इक्वल टू 1/ओमेगा C इंटू R। ये फाई क्या, तो फाई फेज डिफरेंस है बिटवीन, तो फाई को हम लिखेंगे, सिर्फ फाई निकालना हो तो 10 इस पार से उस पार चला जाएगा, तो ये 10 इनवर्स 1/ओमेगा C R। ये फेज डिफरेंस है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज ऑफ द RC सर्किट। इस तरीके से अब 2 सर्किट ही केवल बचा रह गया, जिसमें कि एक LC सर्किट है और एक LCR सर्किट है। उसके बारे में हम अब अगले वीडियो में बात करेंगे। आज भर इतना ही छोड़ते हैं।